सभी को होली की बधाई है। तो आज होली का दहन हुआ, बहुत जगह हो रहा होगा। सो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मॉर्निंग लाइव के इस रिकॉर्डेड वर्जन में। और आज का दिन है 3 मार्च और नज़दीक आ गई है होली, कल है होली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं चल रही होंगी लोगों के दिमाग में। बहुत सारे लोग अभी भी होली की प्रिपरेशन कर रहे हैं और होली में काफ़ी सारी प्रिपरेशन लोग घर पे ही कर लेते हैं, जिनमें से कुछ नाश्ता पानी जैसे गुजिया, पापड़, ये सारी चीज़ें बनाना, और घर के भी पापड़ लोग बनाते हैं, चिप्स घर में बनाते हैं। तो ये फॉरवर्ड चलता है, ये वाइब्स चलती हैं होली पे। तो खास करके जो देहाती इलाके हैं, जिन लोगों में लोग काफ़ी काम खुद से करते हैं, तो वहाँ पे लोग बाजारों से चीज़ें नहीं लाते हैं, बहुत कम लाते हैं। ये सारे काम खुद ही घर पे होते हैं। तो बताइएगा आपके यहाँ कैसे क्या रहा, आप घर में बना रहे हैं या बाजार से ला रहे हैं, ये भी बताइएगा। या आपको बनाना आता है कि नहीं आता है। पापड़, चिप्स और गुजिया, ये सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ, फिटनेस, वेलनेस, पॉजिटिव थॉट्स और दुनिया देश की जो खबरें हैं वो क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेल्थ और फिटनेस से। दोस्तों, मैं हमेशा हेल्थ और फिटनेस को प्राइम इम्पोर्टेंस देता हूँ। द रीज़न बीइंग, हेल्थ और फिटनेस के बिना लोग अधूरे हैं, और जब तक हेल्थ और फिटनेस अच्छी नहीं होगी सो इट विल बी बैड फॉर एवरीवन। जिस तरह से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं भविष्य के लिए बहुत सारी चीज़ों में, उनमें से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या बॉन्ड्स या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें सेविंग्स होती हैं। तो उसी तरह की सेविंग्स हेल्थ की भी होनी चाहिए, और हेल्थ की भी होती है, लोग करते हैं। और वो सेविंग्स होती है जब आप प्रॉपर टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं, सेहत का भी वैसे ही ध्यान रखते हैं। आपने सुना होगा ना कि हमारा जो शरीर है वो एक मंदिर है और आत्मा उसमें एक मूर्ति। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि शरीर का मंदिर की तरह साफ सफाई और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस तरह से पूरी होनी चाहिए। पवित्रता के साथ शरीर को रखना चाहिए और मन अपने आप ही पवित्र हो जाता है। बात ये है। तो चलिए, ये रही बात फिटनेस की। मैं डेली कहता हूँ दोस्तों आपको कुछ स्टेप्स चलने की, और वो बात इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर्स भी कहते हैं आप एटलीस्ट 5000 प्लस स्टेप्स डेली चलिए, और उससे जो आपकी फिटनेस लेवल है वो बरकरार रखती है। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है बॉडी में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक लेवल पे रहती हैं। एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता है। सो कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड while you take any decision, right? तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और ख़ासकर एजिंग, तो मुझे लगता है सभी लोग चाहते होंगे कि एजिंग का जो प्रोसेस है वो कम हो जाए, धीमे हो जाए। तो उसके लिए लेकिन आपको कुछ करना भी पड़ेगा, और ये वही चीज़ें हैं या ये वही बातें हैं जिनको करने से एजिंग कम होती है फॉर श्योर। तो आपको करना ये है कि 5000 प्लस स्टेप्स आप काउंट कीजिए, 6000 कर लीजिए। और आज के ज़माने में आज तो आपको कोई डिवाइस वैसे ट्रैकिंग करने के लिए लेनी नहीं पड़ेगी। आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है तो उसमें कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज़ जो इनबिल्ट ऐप भी होते हैं मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में, तो वो बता देते हैं कि आपके कितने स्टेप्स आज हुए, कितनी कैलोरीज बर्न हुई। ये चीज़ें आपको करनी है फॉर श्योर। अगर नहीं करेंगे तो आप घाटे में रहेंगे, आपका जो इंश्योरेंस है लाइफ का वो कम रहेगा। ठीक है। सो ऑल दीज गुड थिंग्स and good people, good talks, everything will be here live on this morning live। क्योंकि त्योहारों का समय है, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। रोड सन्नाटों से थोड़ी सी रोडों पे सन्नाटा होने लगा है अब। आज का खास करके मैंने देखे रोड्स तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। द रीज़न बीइंग कि लोग अपने घर आ जा रहे हैं आजकल, तो अब सन्नाटा थोड़ा हो गया है। और ये हिंदुओं के ये 2 महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, होली और दीपावली। तो लोग कोशिश करते हैं इनको अपने फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करें। और दोस्तों, मैं आ गया हूँ इस शानदार से जंगल में, और ये है जंगल का एरिया इस तरफ मेरे राइट में, और लेफ़्ट में तो कॉलोनीज़ बनी हुई है। एक आध कॉलोनी है, ज़्यादा कॉलोनी यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जंगल है ये वाला जो इलाका यहाँ का है ये हमेशा से ही ऐसा रहने वाला है। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सरकारी जंगल है। सो देयर इज़ नथिंग प्राइवेट हियर। सो यहाँ पे कोई प्लॉटिंग वगैरह कभी नहीं होगी। सरकार अगर कुछ चाहेगी तो भले ये जंगल का एरिया है वही कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नथिंग गोइंग टू हैपन। तो इन लोगों को जो यहाँ आसपास में रह रहे हैं तो हमेशा एक बात की गारंटी रहेगी कि अच्छा
एयर क्वालिटी इंडेक्स मेंटेन रहेगा यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ भी होते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जंगल में अंदर काफ़ी जानवर भी रहते हैं। और ये देखिए, जब आप इस तरह से देखते हैं ये जो सीक्वेंस में पेड़ लगे हैं, जो सिमेट्री बनी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोग अगर गए हों देहरादून में या पहाड़ों पे गए हों, जहाँ पे पहाड़ों के जो प्लेन्स हैं या फुट हिल्स हैं पहाड़ों के, अगर आप वहाँ पे गए हों तो आपको शायद अंदाज आएगा कि किस तरह से वहाँ पे लगता है जब आप बड़े बड़े पेड़ों के बीच में ड्राइव करते हैं या राइड करते हैं या चलते हैं उनके बीच में। वो पेड़ बहुत बड़े रहते हैं। ये उतने बड़े तो नहीं है, लेकिन इनकी जो सिमेट्री बनी हुई है वो इस तरह से है कि वो लग वैसे ही रहे हैं थोड़े से। और ये इतने जो इनके जो कलर हैं मोरों के, इतने प्यारे लगते हैं। जो इनके पंख होते हैं, खास करके इनके जो वाइब्रेंसी है कलर में, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि मैं डेली इनको देखता रहता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा मन भरता नहीं है कि इनको देख लिया। आप तो रोज ही देखते हैं इनको। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे दोस्तों में आप आवाज़ सुनिएगा चिड़ियों की, जो अलग अलग चिड़िया हैं, अलग अलग बर्ड्स है। द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स इज द पर्टिनेंट फीचर ऑफ दिस प्लेस, राइट? Bird chirps, the different type of birds are there which remains here. और उनमें से भी जो मोर तो हैं, ये मान लीजिए ये दिख रहे हैं, बड़े हैं, लेकिन you can feel. अब आपको सुनाई दे रहे होगा। यहाँ पे नील गाय हैं, वो रहती हैं, हिरन भी कुछ रहते हैं, शियार हैं। तो इस तरह के जानवर इस जंगल में हैं। जंगल थोड़ा सा अंदर डेंस है और पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब तो बहुत कम हो चुका है। अब मैं दोस्तों बात करूँगा अबाउट फॉरेस्ट कवर। जो फॉरेस्ट कवर है, मुझे लग रहा है ये कि इलाका जो है, यहाँ पे अभी मैं हूँ, दिस इज नियर बाय लखनऊ। और ये देखिए, ये तो यहाँ पे आ गए। ये भी एक फीचर, नया फीचर हो गया है यहाँ का। ये लोग आते हैं और इसके साथ खेलते हैं। इनको कोई डर नहीं। पहले ये डरते थे बहुत, अब ये डरते नहीं है। अब ये इससे ये डरने लग गया इनसे। दोस्तों मैं बात कर रहा था अबाउट फॉरेस्ट कवर एरिया। हमारे देश में जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो बहुत सारी जगहों का बहुत अच्छा नहीं है। और उसी से तय होता है कि जो AQI है किसी जगह की, वो कैसी रहेगी। अगर जहाँ पे जंगल नहीं होंगे, प्योरिटी ऑफ एयर वहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं होगी, जहाँ पे ज़्यादा जंगल नहीं होंगे। तो ये नोन फैक्ट है। और यहाँ पे इस तरह की जो जगहें हैं, जो खास करके जो शेड्यूल्ड जंगल एरियाज़ हैं, जो जंगलों में बने हुए हैं, तो इन सारी जगहों पे अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है जंगल। आपने देखो, अगर डॉक्टर्स बहुत बार कहते हैं कि जाइए पहाड़ों पे जाइए, थोड़ा आबो हवा बदल के आइए, तो ये इसीलिए कहते थे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ओवरऑल वो बहुत अच्छा रहता है। और एनवायरनमेंट अच्छा है तो हेल्थ अपने आप से अच्छी हो जाती है काफ़ी सारी। ये देखिए मोर वहाँ पे छुपा हुआ है। दोस्तों नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ड्स व्हिच आर गोइंग ऑन राइट नाउ। और वर्ड के अलावा द अदर थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन व्हिच आर डिस्टर्बिंग द वर्ल्ड। और उसकी वजह से देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड इन द वर्ल्ड। अगर एक चीज़ जैसे होता है उसका बैलेंस गड़बड़ होता है या ख़राब होता है, एक कंबाइंड ऑफ थिंग्स बनी होती है या लोगों चीज़ों को जोड़ करके जो चीज़ें चलती हैं, अगर एक चीज़ का बैलेंस ख़राब होता है, बहुत सारी चीज़ों का बैलेंस अपने आप से ख़राब होने लगता है। मैं बात कर रहा हूँ अभी जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच। अब जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि ईरानियन जो प्रेसिडेंट या उनके जो, हालांकि वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे, उनको सर्वोच्च लीडर कहा जाता था, वहाँ का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei, वो उनके परिवार के लोग मारे गए थे। ईरान में एक पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया है और वहाँ पे अब बहुत कम लोग बचे हैं जो उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल कर सकते हैं। कल भी इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे अटैक किए थे एंड द अटैक्स विल स्टॉप ओनली आफ्टर वन। अब अमेरिका से कहाँ टक्कर ले सकता है ईरान? सो आज नहीं तो कल युद्ध तो ख़त्म होगा, लेकिन ईरान का उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर वो बातचीत नहीं करेंगे। बहुत सारे देश में हमारे प्रोटेस्ट हुए आयतुल्लाह खamenei के
अगेंस्ट में, और एक कांग्रेस पार्टी ने भी पोस्ट डाला था कि आयतुल्ला खamenei के डिमाइस पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट ने कोई भी खेद प्रकट नहीं किया या एक कॉन्डोलेंस मैसेज है वो नहीं दिया। मुझे लगता है जो कॉन्डोलेंस मैसेज है वो दिए जाते हैं डिग्निटरीज ऑफ द वर्ल्ड के लिए, जो किसी सरकार में या सरकार के लिए जो किसी संवैधानिक पोस्ट पे रहते हैं, पद पे रहते हुए उनकी हत्या हो जाती है तो वो सरकार पोस्ट कर सकती है। हाँ, पर्सनल तौर पे अगर कोई चाहे तो वो अपने मैसेजेस दे सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द वॉर अगेन। सो इट इज़ थर्ड डे and I believe the war will go on. And how long will it go? We don't know. But Iran still has the fighting capability. So America and Israel were targeting their bases. One thing is that they have underground tunnels or something, or warehouse you can say, where they have put their drones, their missiles and ballistic missiles and all these. हालांकि जो ईरान है उसकी कैपेबिलिटी पे अगर हम बात करें तो it does not have that much of the capability because the longest distance its ballistic missile can cover is 2000 kilometer. So जो 2000 kilometer है that can reach up to Israel. अमेरिका तक तो नहीं जा सकती लेकिन वो इजराइल पे कुछ कर सकते हैं। जो न्यूक वेब थे वो बनाने की तैयारी में थे तो इसके लिए अमेरिका ने अटैक किया। मैंने कल आपको बताया था कि इसके जो पूरी जड़ में जो बातें हैं अमेरिका ने अटैक किया और क्यों इजराइल ने उसके साथ दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन एक डेवलपमेंट अब हुआ है। अब जितने भी ये मुस्लिम मुल्क हैं या गल्फ़ में अमूमन मुस्लिम मुल्क हैं, ये सारे जो देश हैं ईरान के खिलाफ़ नहीं थे, लेकिन ईरान ने अब नए दुश्मन पैदा कर लिए हैं क्योंकि उन्होंने अटैक किया था उन देशों में भी जहाँ जहाँ पे अमेरिका के बेसेस हैं। और कल उसी वॉर में फ्रेंडली फाइट में कहते हैं कुवैत ने अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स डाउन कर दिए। अब मुझे समझ में नहीं आया ये कैसी फ्रेंडली फाइट हुई या कैसे उन्होंने क्यों किया या कैसे उनको सिग्नल्स मिले। हो सकता है कि जो फ्रेंडली वो अगर लेट्स से अगर बहुत सारे देश हैं, अगर in a scenario where there are too many countries which are fighting wars together and they are serving common interests, तो उस केस में जहाँ पे बहुत सारे जो देश हैं उनके जो फ्रेंडली नेशंस हैं, अगर उनकी सेनाएं आपस में हैं, उनके एयरफोर्स के कैरियर्स या फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं तो एक दूसरे को ही ना मार बैठे, ये एक बड़ी चीज़ होती है। तो उसके लिए स्पेशल सिग्नल्स होते हैं, स्पेशल उनकी जो ट्रैकिंग होती है वो होती है जिससे कि वो पहचान सकें ये हमारे फ्रेंडली एयर जेट्स हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन किसी चीज़ में हो सकता है कोई गलती हो गई हो और उसकी वजह से कुवैत ने 3 जेट्स डाउन कर दिए अमेरिका की। अब एक बात और पता चली है कि सऊदी अरेबिया हैज़ आस्क्ड यूएस टू अटैक ऑन ईरान। अब हम बात करते हैं दूसरे युद्ध की। कल मैंने आप लोगों को बताया था मोसाद की प्लानिंग क्या है, मोसाद की किस तरह की एजेंसी है, किस तरह की जैसे जो मोसाद किस तरह की स्पाई एजेंसी है, बहुत खतरनाक एजेंसी मानी जाती है दुनिया में मोसाद। लेकिन कल एक और डेवलपमेंट हुआ है, एक कल नई बात पता चली है, वो ये है कि जो मोसाद है उसको यहाँ तक पता था कि जो खamenei हैं वो जब बैठक करने जा रहे थे व्हेन दे वर गोइंग टू टेक द मीटिंग, कि वो किस समय मीटिंग करने जा रहे हैं। और सोचिए किस तरह का उनका इंटेलिजेंस इनपुट रहा होगा कि जब बैठक से बाहर निकलते थे या बैठक में जाते थे तो उनके साथ जो उनके PSO होते थे, जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते थे, उनको भी उन जगहों पे तब ले जाया जाता था जब वो ब्लाइंड फोल्ड कर लिए जाते थे। तो जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते थे उनको भी उन जगहों का एक्सेस नहीं था डायरेक्टली। तो सोचिए ऐसी जगहों का पता कैसे चला मोसाद को, तो कितनी उसकी ब्रीच है, कितनी उसकी रीच है ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट में, कहाँ तक वो पहुँचे हुए हैं। और इसी तरह का एक किस्सा मुझे याद आया है, अटल बिहारी के समय का एक किस्सा है। उस समय मुशर्रफ पाकिस्तान के जो थे सैन्य तानाशाह बने हुए थे नए और उनको ये कहा गया कि आप जब सैन्य तानाशाह बने हुए या डिक्टेटर बने हुए उसमें कुछ समय हो गया था तो ही कैन नॉट रन द कंट्री बीइंग ए डिक्टेटर फॉर लॉन्ग। सो उसको अथॉरिटी देने के लिए ही वाज मेड प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट बनाने के लिए उनके लिए जो प्रक्रिया थी वो चालू हुई और उसमें मीटिंग हुई। तो जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में कुछ ही लोग मौजूद थे और उन मौजूद कुछ कोर कमांडर्स या जो उनकी
कोर टीम होगी उनके लोग मौजूद थे। और मीटिंग करने के बाहर जब वो आए तो अटल बिहारी वाजपेयी का फ़ोन चला गया था मुशर्रफ को, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा कि बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट। तो मुशर्रफ वाज शॉक। ये होते हैं इंटेलिजेंस के इनपुट कि आपको पता भी ना चले और इंटेलिजेंस कितना अंदर गहरा है आपके यहाँ पे। ये काम आते हैं जब युद्ध का समय होता है, जब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है या आपको कोई ज़रूरत होती है उन जगहों की, तब इंटेलिजेंस वहाँ पे काम आते हैं। अदरवाइज वो स्लीपर सेल्स रहते हैं, बने रहते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। ज़रूरत के समय पे वो काम आते हैं। जो हमारा स्पाई नेटवर्क है रॉ का, जो इंदिरा गांधी के समय बहुत ही तगड़ा था, उन्होंने जब इसका इस्टेब्लिशमेंट किया, लेकिन जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी के ये एजेंट्स हैं, ये उनका पैसा इधर से उधर कर रहे हैं। उन्होंने रॉ की फंडिंग रोक दी। रॉ के बारे में कपूटा का जो आपने शायद सुना होगा फेमस किस्सा, वो वहाँ के जो उनके काउंटर पार्ट थे उनको बता दिया। तो भारत के बहुत ज़्यादा एसेट्स खत्म हुए थे वहाँ पे। दूसरे एक और व्यक्ति हैं, he was the IFS officer first and later became the vice president of India and his name is Hamid Ansari। जब वो ईरान में थे as an officer, he was posted in Iran, तो उन्होंने भारत के जो वहाँ पे स्लीपर सेल होते हैं या उनके जो एसेट्स होते हैं उनके विषय में ईरानियन जो एस्टेब्लिशमेंट था वो बताया। He has also said that कि उनको इंडिया में डर लगता है। Being the vice president for 2 terms, full terms, उनको ये डर लगता है इंडिया में। तो मानसिकता आप लोगों की देख सकते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं आगे, डिकोड करते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है उसकी बुनियादी वजह क्या है, उसकी जो गहराई है उसमें क्या छुपा हुआ है, क्यों दोनों के बीच युद्ध हो रहा है, क्यों दोनों एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, जबकि दोनों इस्लामिक मुल्क हैं, पड़ोसी हैं। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक ज़माने में तो दांत कटी रोटी जैसा सीन था कि बहुत, जब इंडिया का कंधार कांड हुआ था, जो यहाँ का एयरप्लेन उन्होंने हाईजैक किया था तो वो कंधार लेके गए थे, अफगानिस्तान लेके गए थे, उन्होंने मदद करी थी। तो अब क्या चीज़ें बदल गई हैं उसकी बातें। पहली चीज़ ये है कि तब की और आज बहुत चीज़ें बदल गई हैं। भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। भारत की जो सॉफ्ट पावर है अफगानिस्तान के साथ वो हमेशा से पहले से अच्छी रही है। काबली वाला, बाकी जो पठान है, वो उस तरह से थोड़ा सा अपने को अलग मानते हैं पाकिस्तान में जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनसे। तो उनकी बातें उनको समझ में थोड़ा कम आती हैं। ये बात तो मैं आम लोगों के लेवल पे कह रहा हूँ। लेकिन एक कारण ये है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उनके बीच की जो बाउंड्री है वो बांटी गई है डूरंड लाइन से। तो डूरंड जो थे वो, जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री बांटी गई, उसी तरह डूरंड जो थे उन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में डिवाइड किया था। तो उन्होंने वो डिवाइड, जैसे आप कहीं पे जाओ ना, आपसे कहा दिया है कि कोई नक्शा का 2 भाग कर दो या किसी ज़मीन का 2 भाग कर दो, आप सिंपल क्या करेंगे, मैप उठाएंगे, बीच से लाइन खींच देंगे। यू विल नॉट नो द ग्राउंड रियलिटीज, हाउ एंड वेयर दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट द थिंग्स इन द फ्यूचर। तो इस तरह की बातें उन्होंने बिना सोचे हुए, जो डूरंड थे उन्होंने लाइनें खींच ली। और उसका नतीजा ये हुआ, पख्तूनख्वा के या पख्तून लोग हैं या बलूच लोग हैं, तो ये सारे लोग पख्तून 2 पार्ट में हो गया है। वो कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में है। तो वो कहते हैं कि भाई हमारा तो एक ही जगह है पूरा, जैसे किसी का घर हो 2 भागों में बांट दिया जाए कि भाई अब आप इस देश में हैं, आधे आप इस देश में हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो इस बात का हमेशा से ही विरोध करते रहे हैं, मानते नहीं हैं और वो आते जाते रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं पख्तून और अफगानिस्तान में भी हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, TTK उसको कहते हैं। और TTK चाहता है कि जैसे शरिया की हुकूमत है या शरिया के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं वो अफगानिस्तान में, उसी तरह से वो पाकिस्तान में वो ऐसा चाहता है। अभी वो पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान के जो अलग अलग जगहों हैं वहाँ पे अटैक कर रहा है और उसको शरिया के हिसाब से चलाने के लिए कह रहा है। अब वो आतंकवादी हैं वो, लेकिन अपने हिसाब से चाह रहे हैं कि वहाँ पे परिवर्तन हो। अब पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान इनको शय दे रहा है, अफगानिस्तान की धरती पे ये लोग अटैक करके चले जाते हैं, ये पाकिस्तान कह रहा है।
और अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई अगर हमारे यहाँ से चले जाते हैं, आपके यहाँ पे अटैक करके वापस आ जाते हैं, तो आपके बॉर्डर पे आपकी फोर्स क्या कर रही है, वो कैसे आ जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, जो आ जा रहे हैं उनको मारिए आप। अब इन्हीं बातों को लेके पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया उन्होंने, और फिर उनके बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स हैं, जैसे मैंने बताया पहले, वो हैं ही काफ़ी ज़्यादा। और ख़ास करके ये जब लड़ाइयाँ दोस्तों होती हैं, ख़ास करके उन लोगों को बीच में जो कभी दोस्त रहे हैं, तो वो ज़्यादा गहरी या ज़्यादा इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और यही हाल अभी हो रहा है। पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई हवाई जहाज, फाइटर जेट्स तक पहुंच गई है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, और उधर जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के अंदर जा जाके उनके पोस्ट पे कब्जा कर रहे हैं, उनके सैनिकों को बंदी बना लेते हैं, वो उनके कपड़े उतार के ले जा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास जो है फाइटर जेट हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है। अफगानिस्तान के पास मिलिट्री तो है, लेकिन वो केवल एक विचार की वजह से जुड़े हुए हैं, उस तरह से बहुत बड़ी मिलिट्री नहीं है उनके पास। फाइटर जेट है, एयर पावर है, या उस तरह का जो एक प्रोफेशनल आर्मी होती है उस तरह की आर्मी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितने कबीले थे वो इकट्ठा होकर एक मिशन के लिए काम कर रहे थे कि उनके ऊपर कोई बाहर का रूल ना करे। ये सोवियत के टाइम से हुआ, पहले सोवियत को भगाया गया, और अलग अलग इलाके हैं वहाँ पे भी, अलग अलग इलाकों के अलग अलग सरदार हैं, तो वहाँ पे पूरा जो सिस्टम है वो अलग है। तो एक सेंट्रल लीडरशिप वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। अब ये वहाँ पे जो सेंट्रल लीडरशिप है वो बाकी की जगह भी उन्हीं के लोग हों तो वो उनकी बात मानते हैं, और जहाँ नहीं है तो वो लोग या तो निर्वासन में हैं, और या उनके लोग वहाँ पे बातें मानते ही नहीं। कई इलाके अभी भी अफगानिस्तान में ऐसे होंगे जहाँ तालिबान भी नहीं जा सकते, उनको भी वहाँ जाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये कुछ अभी हालात हैं वहाँ के, और ये हालात हो सकता है बदलने बाद में। धीरे धीरे वो उनको भी समझ में आ रही है कि दुनिया में आप एक ध्रुवी या अपनी जिद पे नहीं चल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया में जो करनी है आपको या करनी पड़ेंगी जब आप दुनिया की बिरादरी में रहेंगे। अफगानिस्तान चाहता है कि उसको मान्यता मिल जाए एक सरकार के रूप में, जिससे उसके जो एसेट्स हैं, फंड्स हैं, बाकी की चीज़ें हैं, वर्ल्ड एड है, वो सारी चीज़ें मिलने लगे। और भारत के साथ आजकल उनके संबंध अच्छे हैं। भारत ने वहाँ पे काफ़ी काम किया, भारत ने सड़कें बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए। जब करजई वहाँ पे राष्ट्रपति थे, तो भारत हमेशा से इस तरह के काम वहाँ पे करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इतना ज़्यादा टेंशन हो गए थे कि बीच में तुर्की और अरब देशों ने भी उनकी मध्यस्थता की, लेकिन वो नहीं माने, फिर से लड़ाई कर रहे हैं। उनके बीच में भी एक वार चल रहा है। तो मेन जो मुद्दा है उनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो है, और उनकी जो वैचारिक लड़ाई है वो उसकी वजह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही। तो ये दोस्तों बातें थी अफगानिस्तान तालिबान के बीच और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई के इशू हैं, मेन मुद्दे हैं, क्या कारण है उनके, वो हमने एक्सप्लेन की। अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से जरूर मुझ तक पहुँचाएँ। जो हम बातें करते हैं, हम यहाँ पे लाइफ की, फिटनेस की, वेलनेस की, पॉजिटिव थॉट्स, जो धार्मिक और आध्यात्मिक बातें हैं वो यहाँ पे करते हैं। हमने बात की थी कुछ दिन पहले जो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उनके विषय में, उनकी जो कहानियाँ हैं, कैसे सभी ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव हुआ था, एक एक करके सोमनाथ से लेके बैद्यनाथ तक, केदारनाथ से लेके रामेश्वरम तक, सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं वो उसके विषय में मैंने आपको बताया था। और दूसरी चीज़ है जो चारधाम यात्रा है उसका रजिस्ट्रेशन 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 22 तारीख को भगवान केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं, 23 तारीख को बद्रीनाथ के, 18 और 19 तारीख को गंगोत्री, या 19 तारीख को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं। तो अगर आप चारधाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप इन तारीखों को नोट कर लें। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 6 तारीख से है, और उसके बाद जो हेली टिकट बुक होने की जो तारीखें होंगी जब वो आ जाएंगी मैं आपको बता दूंगा। तो हेली की टिकट भी तभी बुक हो पाएंगी जब आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप हेली की टिकट्स बुक कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो ये ध्यान रखिएगा अगर आप चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने वीडियो बनाया है जिसमें जो सारे सवाल हैं चारधाम यात्रा के विषय में, कि चारधाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो भी सवाल हैं। मैं केदारनाथ से हूँ तो मुझे भी पता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें लोग पूछते हैं या किस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो उन सारी चीज़ों का एक वीडियो बन चुका है और वो जल्द ही पोस्ट होगा इसी चैनल पे। चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। दोस्तों जो आज का लाइव है उसको यहीं पे एंड करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि जिस चैनल पे हम जो बातें करते हैं तथ्य परख करते हैं,
सब्सटेंसिव बातें करते हैं, ऐसी बातें हैं जो आम इंसान से जुड़ी हुई होती हैं और आम इंसान की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उन बातों को हम यहाँ पे करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम आगे आने वाले एपिसोड्स में जब मैं मॉर्निंग लाइव करता हूँ तो वो लाता रहूँगा आपके सामने, हम आपसे बातें करते रहेंगे। अगर आपके कोई भी सजेशंस हों तो अपने सजेशंस को कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप दोस्तों, आपका जो सपोर्ट है वो इसी तरह से मिलता रहेगा और आई होप सो। और तो दोस्तों, जो होली है, होली का त्यौहार है, कल फिर मिलते हैं होली के दिन। अगर कल नहीं बाई चांस आया तो फिर हम परसों मिलेंगे, लेकिन होली की आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने परिवारजनों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ होली के लिए अच्छे से मनाइए होली का त्यौहार, और होली में रंग खेलिए, गुलाल खेलिए। मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।